नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कमल राष्ट्र में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दागी कार्तिकेय सिंह से छिना कानून मंत्रालय, अब सीएम नीतीश ने दी जिम्मेदारी। सौगत रॉय की नसीहत, तृणमूल छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, जवाहर सरकार राज्यसभा से दे इस्तीफा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 24 सितंबर को ग्वालियर कोर्ट में तलब। आपकी बंगाल इकाई भाजपा के खिलाफ शुरू करेगी राज्यव्यापी आंदोलन, लोकसभा चुनाव लड़ने का भी किया ऐलान। भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले, संगठन ही बनाता है सरकार, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कोई चुनौती नहीं। बिहार में सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपहरण के आरोप से घिरे कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी छीन ली है। अब वे गन्ना और उद्योग विभाग में अपनी सेवा देंगे। वहीं कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी अब शमीम अहमद संभालेंगे। शमीम अहमद इससे पहले बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री थे। बता दें कि कार्तिकेय कुमार सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज है और इसी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था और 16 अगस्त को सरेंडर करने के लिए कहा था। विवाद उस समय उठा जब बाहुबली कार्तिकेय को सरेंडर करने के बजाय उसी दिन कानून मंत्री पद की शपथ दिला दी थी। दरअसल साल 2014 में एक शख्स का अपहरण हुआ था। इस मामले में बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था, लेकिन वह उस दौरान शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना कोर्ट के सामने सरेंडर किया और ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 1 सितंबर को दे दी है। मोकामा के शनिवार शिविर नगर गांव के रहने वाले कार्तिकेय सिंह राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। उनकी पत्नी रंजना कुमारी लगातार 2 बार मुखिया रह चुकी हैं। कार्तिकेय 2005 में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के संपर्क में आए। छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह से करीबी इतनी बढ़ गई कि छोटे सरकार ने कार्तिकेय मास्टर को अपना चुनाव रणनीतिकार बना लिया। अनंत जब अलग अलग मामलों में जेल में रहते तो उनके सारे काम कार्तिकेय ही करते। मोकामा से लेकर पटना तक अनंत के हर काम को पूरा करने का जिम्मा कार्तिकेय पर ही रहता था। इसी साल अनंत सिंह को सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। अब अनंत सिंह की मोकामा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट से अनंत की पत्नी नीलम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कार्तिकेय मास्टर को मोकामा में नीलम के साथ उनका प्रचार करते हुए भी देखा जाता रहा है। चुनावी हलफनामे में कार्तिकेय ने अपने ऊपर 4 मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इस मामले में उनके ऊपर चोरी, अपहरण, दंगा करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, आपराधिक साजिश रचने, जबरन वसूली, घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करने से जुड़े आरोप हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक सड़क, पुल, नदी या चैनल को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप उनके ऊपर है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक कार्तिकेय सिंह के पास 29 करोड़ 99 लाख रुपए की संपत्ति है। कार्तिकेय नीतीश कैबिनेट के दूसरे सबसे अमीर मंत्री हैं। नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री राजद कोटे के ही सुमीर महासेठ हैं। महासेठ के पास 24 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्ति है। नीतीश की कैबिनेट में 5 मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 10 करोड़ रुपए से अधिक है। तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप पर घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर पार्टी नेतृत्व आरोप लगाने वालों पर ही सख्ती बरत रहा है और उन्हें पार्टी छोड़ने की नसीहत दे रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने कहा कि पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले जवाहर सरकार इसे छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह अपने विचारों को बहुत अधिक महत्व देना बंद करे। तृणमूल कांग्रेस को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार घटनाक्रम से इतने शर्मिंदा है तो वे अभी भी अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। उन्हें सांसद के अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वे पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस के संघर्ष या पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में उसकी लड़ाई में जवाहर सरकार जैसे लोगों की कोई भूमिका नहीं थी।
सरकार ने सोमवार को कहा था कि तृणमूल कांग्रेस का एक वर्ग पूरी तरह सड़ चुका है और ऐसे तत्वों के साथ 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक साल पहले तृणमूल की टिकट पर राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने वाले पूर्व नौकरशाह सरकार ने हाल ही में कहा था कि कथित शिक्षक भर्ती और पशु तस्करी घोटाले के सिलसिले पर में पार्टी के नेताओं पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके दोस्तों और परिवार उन्हें राजनीति छोड़ने के लिए कहा था। थोराई ने कहा कि पार्टी को स्वार्थी और अवसरवादी लोगों की जरूरत नहीं। जवाहर सरकार को तुरंत सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वे सार्वजनिक कद वाले व्यक्ति हैं और हम नहीं। मैं पार्टी नेतृत्व से उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा। तृणमूल के एक अन्य नेता ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि सरकार के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जवाहर सरकार जैसे लोग सांसद बनने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में शामिल होते हैं। अब जब पार्टी में संकट है तो वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कहते हैं कि वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल सांसद होने के अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय में अवमानना के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। भिंड में दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर ग्वालियर जिला कोर्ट में 24 सितंबर को सुनवाई होनी है। मामले को लेकर दायर याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से बताया गया कि वे राजनीतिक व्यवस्था के कारण कोर्ट में आने में असमर्थ हैं। इस पर उनकी विरोधी पक्ष के अधिवक्ता अवधेश ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने जमानती वारंट से तलब किया। गौरतलब है कि पूर्व में हुए उपचुनाव में भिंड में दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा की लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा के समर्थकों को लेकर कहा था कि सभी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। उन्होंने भाजपा को अलकायदा का जासूस तक बता दिया था। इसे लेकर ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए निजी इस्तिगासा दायर किया था। इसको लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ। अब इसी परिवाद पर 24 सितंबर को जिला न्यायालय में सुनवाई होनी है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी देश के अन्य राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी बीच सामने आया कि पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार के तानाशाही कामकाज के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन शुरू करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भाजपा खेमे पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी की नेता तुलिका अधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द हम केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्तावादी कामकाज के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार के अलोकतांत्रिक कामकाज और वंशवाद की राजनीति दोनों के खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन भाजपा के खिलाफ हमारे अखिल भारतीय कार्यक्रम का हिस्सा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी राज्य में 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। साथ ही कहा कि हमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। हम अगले साल तक राज्य भर में अपनी उपस्थिति बना लेंगे। हमारी अगले साल के पंचायत चुनाव और राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना है। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी की नेता तुलिका अधिकारी ने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी, चाहे वे सत्तारूढ़ टीएमसी हो या विपक्षी भाजपा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेंगे। भारी भरकम उम्मीदों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी आश्वस्त हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर भगवा लहराएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, हमारे सामने उसकी कोई चुनौती नहीं है। विशेष बातचीत में भूपेंद्र ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि किस संगठन सरकार से बड़ा है। व्यस्तत्व संगठन से ही सरकार बनती है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना पहला काम है।
पार्टी के सेवा से जुड़े कार्यों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ना है। निकाय चुनावों में 100% सीटें जीतने के बाद अगले वर्ष होने वाले विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र और शिक्षक क्षेत्र की कुल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 3 सीटें वर्तमान में भाजपा के पास है। हमारा प्रयास रहेगा कि चुनाव में सभी 5 सीटें, निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम में पार्टी की जीत हो। भाजपा का संगठनात्मक ढांचा बहुत प्रभावी है। हम तकनीक का उपयोग कर उसे और प्रभावी बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सक्रियता और नेतृत्व के प्रति विश्वास के आधार पर लक्ष्य पूरा करेंगे। मोदी सरकार के कार्य की सार्थक चर्चा आज भी होती है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम निश्चित रूप से सभी 80 सीटें जीतेंगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन होगा, सपा या बसपा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो भाजपा के सामने मुकाबले में कोई नहीं है। बसपा सुप्रीमो के बारे में सबको पता है कि वह कहां हैं। अखिलेश यादव के बारे में उनके गठबंधन के पूर्व सहयोगी ही बता रहे हैं कि वह कहां रहते हैं और उनकी राजनीति में सक्रियता कितनी है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। मैदान में सपा, बसपा और कांग्रेस का ही नहीं है। हमारा सूचना तंत्र कार्यकर्ता है। पार्टी के पास सरकारी कोई सिस्टम नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं के सूचना के आधार पर पार्टी व सरकार के स्तर पर समाधान का प्रयास करते हैं। फीडबैक को सरकार के साथ साझा करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता सक्रिय है, वह समाज के बीच रहता है। कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर सरकार से समन्वय के लिए अलग अलग स्तर पर टीम है। संगठन से सरकार को फीडबैक मिलता रहेगा, उसके आधार पर प्राथमिकता तय होती रहेंगी। मेरे लिए गर्व की बात है कि किसान परिवार और जाट समाज में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। जहां तक रालोद सपा गठबंधन का सवाल है, तो पिछले चुनाव के नतीजे से साफ है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा को अच्छा परिणाम मिला है। जो नैरेटिव सेट किया गया है उसमें सच्चाई नहीं है। बागपत रालोद का गढ़ था, वहां भाजपा ने 2 सीट जीती है। मथुरा में 5 सीटें जीती हैं। विधानसभा चुनाव में पहला चरण सपा रालोद के प्रभाव वाला क्षेत्र था, लेकिन भाजपा ने 58 में से 40 सीटें जीती। इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता। हम प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं, इससे सरकार और समाज हमारी बात सुनते हैं। जाट भाजपा के साथ है, भाजपा को ही वोट देते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए कथित घृणास्पद भाषणों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग याचिका पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस नेताओं ने इसे खारिज करने का आग्रह किया है। उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्ष के प्रमुख नेता होने के नाते देश के नागरिकों के लिए उनका मौलिक कर्तव्य है कि वे सत्तारूढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए बिलों की आलोचना करें। ऐसे में इसे भड़काऊ भाषण नहीं माना जा सकता।
कांग्रेस नेताओं ने एनजीओ लॉयर्स वॉइस द्वारा दायर एक जनहित याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। याचिका में मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी के गठन की मांग भी की। अदालत ने पहले संबंधित राजनीतिक नेताओं के पक्ष में याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने अदालत से कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153(b) के तहत उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता और उन्हें चुनिंदा तरीके से उठाया गया। इसके पीछे एक बड़ी साजिश का पता चलता है। उन्होंने तर्क रखा कि एक नागरिक को संसद द्वारा पारित विधेयक पर जनहित में एक वास्तविक राय बनाने, धारण करने, व्यक्त करने से रोकने के लिए एक उचित प्रतिबंध नहीं है, उस बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जिन पर हमारा लोकतंत्र स्थापित है। जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा दायर याचिकाओं में से एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल द्वारा मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मरुगा मठ प्रमुख पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद भाजपा एमएलसी एच विश्वनाथ ने गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री की थोड़ी भी शर्म आती तो उन्हें मरुगा मठ के शिवमूर्ति मरुगा शरणाणु के खिलाफ कार्रवाई को शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई न करने पर चित्रदुर्ग जिले के एसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। दरअसल मरुगा मठ के प्रमुख के खिलाफ हाई स्कूल की छात्राओं ने कथित रूप से यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके बाद मैसूर पुलिस ने शिवमूर्ति मरुगा शरणार्थी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। भाजपा एमएलसी एच विश्वनाथ ने कहा कि इस मामले में कोई मुंह नहीं खोल रहा है, सब कुछ राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। पार्टियों को इस पर बोलने पर वोट खोने का डर है। सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है। वोट के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिस पर नाबालिग लड़कियों से बलात्कार का आरोप है। उन्होंने कहा कि मैं नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी इनपुट के साथ एक विस्तृत पत्र लिखूंगा। जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी की शिकायत के आधार पर मठ के छात्रावास के वार्डन समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक लड़कियों ने मैसूर स्थित एक गैर सरकारी संगठन उदयनिधि सेवा संस्थान से संपर्क किया और काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से संपर्क किया और पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस मामले में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि मठ के मुख्य पुजारी से जुड़े इस मामले में जांच जारी है। जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। पुलिस को जांच के लिए पूरी आजादी है, वह जांच करेगी और सच्चाई को सामने लाएगी। योग गुरु रामदेव ने दावा किया है कि मुगल आक्रमणकारी थे और उन्हें भारत को एकजुट करने का श्रेय देना बिल्कुल झूठ और बेतुका है। मुगल आक्रमणकारी थे और बाबर, हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक सभी भारत पर आक्रमण करते रहे। इस प्रकार भारत को एकजुट करने के लिए उनका महिमा मंडन करना बिल्कुल गलत है। ये उपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। अगर मुगलों को भारत को एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है तो ये बेतुका है। उनकी टिप्पणी असम के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक द्वारा दिए गए बयान के जवाब में आई, जिन्होंने कहा था कि मुगलों ने भारत को हिंदुस्तान के रूप में एकीकृत किया है। खालिक ने यह भी कहा कि मुझे उन पर गर्व है। कांग्रेस सांसद ने कहा, भारत जो छोटे राज्यों में विभाजित था उसे मुगलों ने हिंदुस्तान के रूप दिया है, इसीलिए मुझे मुगलों पर गर्व है। हालांकि मैं ना तो मुगल हूं और ना ही उनका वंशज हूं। उन्होंने देश को एक आकार और नाम हिंदुस्तान दिया, इसीलिए मुझे उन पर गर्व है। सरायघाट की 1671 की लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें अहोमों ने मुगलों को हराया था, खालिक ने कहा कि असम पर मुगलों ने व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं किया था। तब मुगल भारत पर शासन कर रहे थे और उन्होंने असम पर हमला किया था। हमारी अहोम सेना ने उन्हें बार बार हराया। प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस कांड मामले में राज्य सरकार ने
मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया कि ऐसे मुकदमों में शवों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की नई योजना को जल्द अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में केस के विचारण में प्रगति की जानकारी भी मांगी है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश शवों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार शीर्षक से खुद संज्ञान लेकर दर्ज कराई गई पीआईएल पर सुनवाई के बाद दिया। गौरतलब है कि मामले में पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष एसओपी का प्रारूप पेश किया था। इस पर कोर्ट ने भी कई सुझाव दिए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के अधिकारी इस एसओपी के अनुसार इसे अधिसूचित होने पर कार्रवाई करेंगे। वहीं सुझाव के साथ आदेश दिया था कि राज्य के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को जो ऐसे शवों के दाह संस्कार में शामिल होने वाले हैं, उन्हें एसओपी का सख्ती से और इस तरह से पालन करने के लिए संवेदनशील और परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि उद्देश्य को विफल करने के बजाय प्राप्त किया जा सके। कोर्ट ने कहा था कि एसओपी की भावना सर्वोपरि है क्योंकि ये संवैधानिक व मौलिक अधिकारों को छूती है। इस तरह के अधिकारों के संबंध में पूरी प्रक्रिया को गंभीर तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। इस एसओपी का पुलिस थानों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला मुख्यालयों, तहसीलों आदि में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जिससे हितधारक इस एसओपी से अवगत हो सके। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को नियत की है। कोर्ट ने मामले में कहा था कि एक मृत व्यक्ति को अधिकार है कि उसके शरीर के साथ उसका सम्मान किया जाए, इसका वह अपनी परंपरा, संस्कृति और धर्म के अधीन हकदार होता है। यह अधिकार न केवल मृतक के लिए है बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। एक सभ्य अंत्येष्टि के अधिकार को व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप माना गया है। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार की एक मान्यता प्राप्त पहलू के रूप में दोहराया गया है। कोर्ट ने पहले 12 अक्टूबर 2020 को सुनवाई के दौरान हाथरस में परिवार की मर्जी के बिना रात में मृतका का अंतिम संस्कार किए जाने पर तीखी टिप्पणी की थी। कहा था कि बिना धार्मिक संस्कारों के युवती का दाह संस्कार करना पीड़ित, उसके स्वजन व रिश्तेदारों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि हाथरस के बुलगड़ी गांव में 14 सितंबर 2020 को दलित युवती से 4 लड़कों ने कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म और बेरहमी से मारपीट की थी। युवती को पहले जिला अस्पताल फिर अलीगढ़ के जीएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। हालत खराब होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था जहां 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आनंद फानन में पुलिस ने रात में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। इसके बाद काफी बवाल हुआ। परिवार का कहना था कि उनकी मर्जी के खिलाफ पुलिस ने पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि पुलिस इन दावों को खारिज कर रही थी। यूपी के जिलों बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बाढ़ ग्रसित इलाकों में हजारों हेक्टेयर फसल भी प्रभावित हो चुकी है। शिव की नगरी काशी में गंगा का रौद्र रूप जारी है। गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित हालातों के आगे लाचार हैं। पानी जो बढ़ता जा रहा है, लोग घर खाली कर रहे हैं। बाढ़ राहत शिविर में रह रहे लोगों को वर्तमान के साथ ही भविष्य की चिंता उन्हें घेरती जा रही है। खतरे के निशान को पार करने के बावजूद जलस्तर में बढ़त लगातार जारी है। धीरे धीरे बढ़ाव के कारण जलस्तर वर्ष 2013 के रिकॉर्ड 72.630 मीटर के करीब पहुंच रहा है। रविवार शाम ही बाढ़ का पानी काशी विश्वनाथ धाम की दहलीज तक पहुंच गया। धाम से सटे मणिकर्णिका घाट को डुबोकर अब ऊपर घुसने लगा है पानी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर तो घट गया, लेकिन अब बीमारियों की बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। गांव और मोहल्लों से पानी उतरने से फसलों और कचरे में बदबू उठ रही है। हैंडपंप भी गंदा पानी दे रहा है। गंदगी के कारण लोग संक्रमक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर RS प्रजापति ने बताया कि OPD में ज्यादातर मरीज वायरल फीवर के ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांव और मोहल्लों के लोग बासी भोजन बिल्कुल ना करें, पानी उबाल कर पिएं, क्लोरीन की गोलियों से पानी को शुद्ध करें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। उधर मोहदा बांध के एक्सएन कर्णपाल ने बताया कि दोनों नदियां का जलस्तर खतरे के निशान के करीब 2 मीटर तक नीचे पहुंच गया है। सिजरा गांव के पुसिया ने बताया कि पूरे घर में पानी भर गया था। पीछे के हिस्से में एक कमरा पक्का बना है, उसमें दीवारों तक सीलन है। जमीन इतनी गीली है कि पैर धंसे रहे हैं। कमरे में घुसने में भी डर लग रहा है। सामान और कपड़े बदबू मार रहे हैं। आगे का कच्चा हिस्सा बाढ़ में गिर गया है। उसिया गिरा हिंसा मिट्टी से बनाने में जुटी है, वहीं मलबे में तब्दील हो गया मकान। सिडरा गांव की हसा रानी ने कहा कि कच्चा मकान गिर गया है, आगे मलबे का ढेर लगा है। पिछले हिस्से में ईंटों की दीवारों पर टीन शेड रखा है। पूरे कमरे में सीलन भरी है। उन्होंने बताया कि गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो चुका है, न राशन मिल रहा है और न ही ठीक ठाक भोजन। पूरी सब्जी खाकर पेट खराब हो रहा है। सिडरा गाँव की शिव प्यारी ने बताया कि 5 दशक से हर साल बाढ़ मुसीबत लाती है। घर गृहस्थी नष्ट हो जाते हैं, फसलें भी तबाह हो जाती हैं। 2-3 महीने चारे और खाने पीने के संकट से जूझते हैं। इस बार फिर वही संकट सामने आ गया है। सरकार हमारी जमीनें लेकर ऊंचाई वाले स्थान पर कहीं जमीन देकर बसा दे तो हर वर्ष का रोना खत्म हो जाए। वृद्ध गुल्ली देवी ने बताया कि पूरा घर बाढ़ के पानी में डूब गया था, सारा सामान खराब हो गया। प्रशासन की ओर से भोजन में पूरी और सब्जी मिलती है, आज वह भी खाने को नहीं मिली। सरकारी योजना से ना ही आवास मिला और ना ही शौचालय। गांव के चारों तरफ पानी भरा है, शौच जाने में दिक्कत होती है। किसान ने बताया कि पारा ओझी और सिडरा मौज के करीब 1000 एकड़ फसल नष्ट हो गई है। बाढ़ में भूसा भी खराब हो गया है, उसमें बदबू आ रही है। मवेशियों के लिए चारा बिल्कुल नहीं बचा है। डिग्गी गांव की रजुला ने बताया कि 1.5 बीघा मूंगफली की फसल भी नष्ट हो गई है। टिकरौली गांव की प्रधान संध्या पाल ने बताया कि बाढ़ से 500 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई, करीब 20 घर गिर गए और राजकीय स्नातक महाविद्यालय कुछ में बने गए बाढ़ राहत शिविर में केसरिया डेरा की सीता देवी ने मवेशियों को लेकर डेरा डाला है। उन्होंने बताया कि भोजन तो मिल रहा है, लेकिन मवेशियों को भरपेट चारा नहीं मिल पा रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने धार्मिक कार्य को ना करने देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। गणेश प्रतिमा की मैदान में स्थापित करने की तैयारी चल रही है। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से दलील दी गई कि संपत्ति विवादित है, लेकिन इस दलील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में देर रात सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने 2 पक्षों की एक ओर से यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। साथ ही मामले के लेकर पक्षों को विवाद के निवारण के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देशित दिया था। इसके बाद देर रात हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि अंजुमन ए इस्लाम ने दावा किया था कि विचाराधीन संपत्ति को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत संरक्षित किया गया था, जो कहता है कि किसी भी धार्मिक पूजा स्थल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने विचाराधीन संपत्ति के मामले में कहा, यह धार्मिक पूजा स्थल नहीं था और केवल बकरी ईद और रमजान के दौरान नमाज के लिए अनुमति दी गई थी। अन्य समय के दौरान इसका उपयोग बाजार और पार्किंग स्थल जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उच्च न्यायालय ने कहा कि बेंगलुरु के चमार राजपेट मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का उच्चतम न्यायालय का आदेश भी इस मामले पर लागू नहीं होता। अदालत ने बताया कि चमार राजपेट मुद्दे में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद शामिल है, जबकि हुबली मैदान नगर पालिका का है, जिसे अंजुमन ए इस्लाम ने भी स्वीकार किया। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और राज्य सरकार द्वारा मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव को रोकना पड़ा। इस मामले का जिक्र हुबली मामले में हुआ था। न्यायमूर्ति
किनागी ने रात 10 बजे अपने अधिकारिक कक्ष में मामले की सुनवाई की। उन्होंने राज्य सरकार के अधिवक्ता समेत पक्षों को सुनने के बाद रात 11:15 बजे आदेश सुनाया। वहीं बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव समारोह नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए। करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद 3 जजों का यह फैसला आया कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि भगवान गणेश से हमें कुछ माफी दिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा। ताजनगरी में 4.5 साल में 80 से ज्यादा सड़कों और चौराहों के नाम बदलने वाले आगरा नगर निगम में बुधवार को ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। राजगंज के भाजपा पार्षद शोभाराम राठौर आज दोपहर 3 बजे से होने वाले नगर निगम सदन के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पेश करेंगे। पार्षद राठौर का कहना है कि उन्होंने प्रस्ताव संख्या 4-7 में इसके संबंध में कई तथ्य रखे, जिसके आधार पर नाम बदलने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाएगा। पार्षद शोभाराम राठौर के मुताबिक मुगल रोड, घटिया आजम खान समेत कई सड़कों चौराहों के नाम बदले गए, इसीलिए वक्त आ गया है कि ताजमहल का नाम भी बदल कर तेजो महल कर दिया जाए। वे ऐतिहासिक तथ्यों को सदन में रखेंगे और नाम बदलने पर समर्थन मांगेंगे। बता दें कि हिंदूवादी संगठन लगातार ताजमहल को तेजो महल बताते आ रहे हैं। इसे लेकर कई बार विवाद भी खड़ा हो चुका है। नगर निगम सदन के सम्मान अधिवेशन में हाउस टैक्स के सर्वे पर हंगामा हो सकता है। नगर निगम ने निजी कंपनी साई कंस्ट्रक्शन से हाउस टैक्स का सर्वे कराया। इस सर्वे के बाद नगर निगम में 97,000 का नोटिस भेजे हैं। इनमें तमाम खामियां मिल रही हैं। दिसंबर में वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चुनावी साल में 345 विकास कार्य रुके हुए हैं। 40 करोड़ रुपए के काम ना होने के कारण पार्षद नाराज हैं। इस मामले में हंगामा हो सकता है। अब आपको बता दें कि कितने नाम अभी तक आगरा में बदले गए हैं। घटिया आजम खान का नाम अशोक सिंगल मार्ग, मुगल रोड का नाम कमला नगर का नाम महाराजा अग्रसेन मार्ग, लोहा मंडी के नौबस्ता चौराहे का नाम गुरु नानक देव चौक, बंटोला कंगालपाड़ा का नाम वीरांगना झलकी बाई के नाम पर रखा गया। धूलियागंज चौराहे का नाम विनायक वीर सावरकर के रूप में के नाम पर रखा गया। एशिया कप T20 में रविवार को भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में मैच के दौरान बरेली के शराब कारोबारी सय्यम जायसवाल का पाकिस्तान का समर्थन करते हुए फोटो वायरल होने के बाद हलचल मच गई है। इस फोटो में वह टीम पाकिस्तान की टी-शर्ट पहनकर पाकिस्तानी झंडा लहराता दिख रहा है। मामला जानकारी में आने के बाद पुलिस और खुफिया विभाग ने छानबीन शुरू कर दी। शराब कारोबारी के पाकिस्तान का समर्थन करते दिखने के बाद हिंदू संगठनों ने एडीजी जोन, आईजी रेंज, बरेली पुलिस समेत कई अधिकारियों को ट्वीट कर शिकायत की। गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिला मंत्री हिमांशु पटेल ने ट्वीट पर सय्यम जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में सय्यम जायसवाल ने एक हाथ से पाकिस्तानी झंडा लहराता दिख रहा है तो दूसरे हाथ में तिरंगा भी थामे हुआ है। बताया जा रहा है कि सय्यम जायसवाल का पीलीभीत में बड़ा शराब का कारोबार है। उसके भारत लौटने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। फोटो वायरल होने के बाद कई बार उससे फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। माना जा रहा है कि सय्यम के भारत लौटने पर पुलिस और खुफिया विभाग उससे पूछताछ कर सकता है। भारतीय होने के बावजूद पाकिस्तान का समर्थन कर उसकी टीम की टी-शर्ट पहनने और झंडा लहराने की फोटो वायरल होने के बाद सय्यम जायसवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं की भरमार आने लगी है। सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं हिंदू संगठनों की हैं, जिसमें वे सय्यम जायसवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन सय्यम की करतूत की देशद्रोही बता रहे हैं। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की उम्र तय की है। हालांकि अपनी उम्र सीमा के पूरा होने से पहले सिर्फ 6 सालों में ही कारें वातावरण में जहर घोलना शुरू कर देती हैं। ये बात हाल ही में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आई है। यह अध्ययन स्प्रिंगर के पर्यावरण विज्ञान और प्रदूषण अनुसंधान जर्नल में प्रकाशित हुआ।
डीटीयू के पर्यावरणीय अभियांत्रिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि अध्ययन के लिए गाड़ियों की उम्र, माइलेज व रखरखाव को आधार बनाया गया था। साथ ही इसमें देश में कार बेच रही 5 प्रमुख कंपनियों की डीजल गाड़ियों को शामिल किया गया। इसमें वे सभी कारें थीं जो दिल्ली की अलग अलग अथॉरिटी में पंजीकृत थी। पता चला है कि जिन गाड़ियों की उम्र 6 साल से अधिक हो गई थी, वह कारें अधिक प्रदूषण कर रही थी। गाड़ियों की माइलेज भी प्रदूषण को लेकर प्रमुख जिम्मेदार पाई गई। जिन गाड़ियों की अच्छी देखभाल की गई थी, वह कारें कम प्रदूषण कर रही थी। अध्ययन में शामिल अभिनव पांडे ने कहा कि अध्ययन में देखा गया कि भारत स्टेज 4 की गाड़ियां जिनका रखरखाव अधिक रखा गया था, वह BS3 की खराब श्रेणियों में रखी गई गाड़ियों से कम वातावरण को प्रदूषित कर रही थी। BS4 श्रेणी के वाहन 7.5 साल का पूरा होने के बाद मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे, जबकि BS3 श्रेणी में 9 साल बाद वाहन मानकों को पूरा करने में विफल हो रहे थे। इसी प्रकार BS4 श्रेणी में वाहन 95,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मानकों पर खरा नहीं उतरे, जबकि BS3 श्रेणी में 1,25,000 किलोमीटर चलने के बाद वाहन मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। डीटीयू के पर्यावरणीय विभाग ने अध्ययन के लिए दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से 5 ब्रांड कंपनियों की डीजल की 460 गाड़ियों को शामिल किया था। करीब 6 माह तक चले इस अध्ययन में गाड़ियों की उम्र, माइलेज व रखरखाव श्रेणी में डाटा इकट्ठा किया गया। वहीं प्रदूषण के प्रमाणीकरण के लिए पहुंचने वाली गाड़ियों के पहुंचने के दौरान धुआं छोड़ने वाली वाहन चालकों से जानकारी ली गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।